के करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे हम समग्रता से देखेंगे। और करंट अफेयर्स का एक बार हमने डिटेल अध्ययन किया है वो आज रिवाइज हो जाएगा, और इसके बाद अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो बिहार की योजनाओं से मिलेगी। हालांकि कुछ योजनाओं का जिक्र इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं चीज़ों को और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बिहार के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो बात आती है बिहार का प्रदेश का नाम। तो आप जानते हैं बिहार है। वैदिक युग में क्या नाम था? वैदिक युग में इसको प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहा जाता था। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका क्या नाम हुआ करता था? मगध इसी का नाम हुआ करता था। प्रदेश के नामकरण की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया, और इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया, और इसी को बिहारों के प्रदेश को बाद में इसमें सुधार करते हुए इसका नाम जो है वो बिहार कर दिया गया। स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल वर्ष 1912 को इसकी स्थापना की गई, और इसका स्थापना दिवस आपको जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। प्रथम विभाजन कब हुआ? आप जानते हैं उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। कब? वर्ष 1936 में। दूसरा विभाजन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ, जब आप कह सकते हो खनिजों से समृद्ध एक अलग क्षेत्र को एक नए प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई, और वहाँ पे झारखंड राज्य की बात आती है। इसके साथ साथ राज्य की राजधानी की यदि हम बात करें तो राज्य की राजधानी है पटना। पटना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऐसा बोला जाता है कि पटना के संस्थापक शेषासुरी थे। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रा के नाम से भी इसको जाना जाता था, और पाटलिपुत्रा के जो संस्थापक थे वो उदिन या उदयन, इनको आप जानते हैं, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। यहाँ पे देखो आप सब ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे इसको रिवीजन के तौर पे रखिएगा, क्योंकि इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दिया गया है, इसलिए आप इसका क्विक रिवीजन करने का प्रयास करिएगा, चीज़ों को फास्ट रिवाइज करने का प्रयास करिएगा। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं भौगोलिक तथ्यों के बारे में। भौगोलिक तथ्यों के बारे में यहाँ पे अक्षांश और देशांतरी विस्तार की बात की गई है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात की गई है। तो याद रखिएगा, जब इसके हम बात करते हैं उत्तरी अक्षांशीय विस्तार की, तो सबसे पहली बात पूरा का पूरा बिहार या पूरा का पूरा भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक देखने को मिलता है उत्तरी अक्षांश पे। और दूसरी तरफ जब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 83 19 मिनट एंड 50 सेकेंड, साथ ही साथ यहाँ से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट एंड 40 सेकेंड तक देखने को मिलता है पूर्वी देशांतर में। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है, यदि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है कि बिहार का जो विस्तार है पहला तो उत्तरी अक्षांश में है, और दूसरा देशांतर की बात करते हैं तो पूर्वी देशांतर पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। राज्य की आकृति की यदि हम बात करें तो राज्य की जो आकृति है ये आयताकार आपको देखने को मिलती है। बिहार का संपूर्ण भूभाग कहाँ स्थित है? जैसे मैंने आपको बताया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिहार क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। इसके उत्तर में आपको नेपाल देखने को मिलता है। पूरब में इसकी जो सीमा है वो लगती है भारत के राज्य पश्चिम बंगाल से। पश्चिम में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, और दक्षिण में इसकी सीमा झारखंड से लगती है। अब एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि भैया नेपाल से सटे ज़िले कौन कौन से हैं? तो जो सबसे उत्तरी ज़िले हैं जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सभी ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे ज़िलों की यदि हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, पाँचवां भोजपुर, छठवां बक्सर, सातवां कैमूर, आठवां रोहतास। तो आपको देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले ज़िलों में कितने ज़िले आ गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ज़िले ऐसे हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। नेपाल से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। झारखंड से सटे ज़िलों की यदि हम बात करें तो झारखंड से जो ज़िले हैं, पहले पे रोहतास, दूसरे पे औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पाँचवां जमुई, छठवां बांका, सातवां भागलपुर और आठवां कटिहार।
तो 8 ज़िले ऐसे हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले ज़िलों की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये 3 ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो जो आप कह सकते हो बिहार की जो सीमा दूसरे राज्यों से लगती है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, कितने ज़िले हैं ये संख्या आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद फिर बात आ रही है ज़िले जिनसे होकर गंगा प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी की जब हम बात करते हैं तो गंगा नदी बिहार में बक्सर, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार से होकर बहती है। आप कह सकते हैं कि बीचों बीच से होकर ये बहती है। उत्तर से दक्षिण यदि इसकी लंबाई की बात कर लें इस राज्य की, मान लो ये आपका आयताकार राज्य है बिहार, और इसकी यदि हम उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो ये 345 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। और यदि पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है, चौड़ाई की बात करें तो 483 किलोमीटर देखने को मिलता है। जो 483 पूर्व से पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण विस्तार 345 किलोमीटर आपको बिहार का देखने को मिलता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 173 फीट या लगभग 53 मीटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। प्राकृतिक विभाजन की जब आप बात करते हो बिहार के संदर्भ में तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 इकाइयों में बांटा जाता है। पहला शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, दूसरा उत्तरी गंगा का मैदान और तीसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। इसके साथ साथ जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ पे CWG देखने को मिलती है। ठीक है, या आप दूसरे संदर्भ में यदि बात करें तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। सर्वाधिक तापमान गया में देखने को मिलता है। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। राज्य में औसत वर्षा की बात करें तो 987.2 मिलीमीटर देखने को मिलती है। बिहार में वन क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं कुल तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र देखने को मिलता है। बिहार में वन क्षेत्र के प्रतिशत की यदि हम बात करें तो वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 7.84% है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के कुल क्षेत्र में यदि वृक्षावरण की बात करते हैं तो इसका जो एरिया है वो है 2341 वर्ग किलोमीटर, या आप कह लीजिए 2.49%। ये आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल जो वन तथा वृक्षावरण दोनों के प्रतिशत को जोड़ लें तो ये लगभग आपका 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, वो आपको पता हो। दोनों अलग अलग याद रखिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि बिहार में वन का जो प्रतिशत है वो 7.84% और जो वृक्षावरण का प्रतिशत है वो 2.4% देखने को मिलता है, या दूसरे शब्दों में 7381 वर्ग किलोमीटर और 2341 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? हालांकि अभी फॉरेस्ट सेंसस में इसको हम देखेंगे, लेकिन यहीं पे देख लेते हैं। सर्वाधिक वन वाला जो जिला कौन सा है वो है कैमूर। ठीक है, और न्यूनतम वन वाला जो जिला है वो है आपका शेखपुर। प्रमुख अभ्यारण्य की यदि हम बात करते हैं तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती हैं, जैसे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बेगूसराय, गोगाबील अभ्यारण्य कटिहार, कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा और भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, ये भी आपको देखने को बिहार में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर बात आती है प्रमुख नदियों की। बिहार में प्रमुख नदियों की बात आती है। आइए एक एक करके नदियों के बारे में भी देख लेते हैं। बिहार की प्रमुख नदियों की जब हम बात करते हैं तो बिहार के संदर्भ में आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि भैया बिहार में गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं। बिहार का गंगा नदी में प्रवेश कहाँ होता है? बक्सर में होता है। प्रमुख खाद्यान्न बिहार की कौन है? चावल है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें यदि हम बात करें तो धान, गेहूँ, मक्का, जौ इत्यादि हैं। प्रमुख नकदी फसलें कौन है? गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन आदि नकदी फसलें हैं। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर पटना, बेगूसराय और मुंगेर। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच, चमड़ा उद्योग देखने को मिलते हैं। प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? ये तो याद रखना है आपको कि सोना कहाँ मिलता है? मुंगेर करमटिया क्षेत्र में। टिन कहाँ मिलता है? गया में मिलता है। लिथियम कहाँ मिलता है? गया में मिलता है। चीनी कहाँ मिलता है? मुंगेर में मिलता है। अभ्रक कहाँ मिलेगा? गया, मुंगेर, भागलपुर। गंधक कहाँ मिलेगा? कैमूर पहाड़ियाँ। डोलामाइट
भोजपुर में, कोयला भागलपुर में। तो ये जो सिंगल वाले हैं ना, जैसे सोना मुंगेर में, मुंगेर के अलावा और कहीं नहीं, टिन गया में, लिथियम गया में, चीनी मिट्टी मुंगेर, अभ्रक गया मुंगेर भागलपुर, गंधक कैमूर पहाड़ी। जो सिंगल वाले हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा। चीनी मिलों की संख्या की बात करें तो 28 बताई जा रही है, 11 क्रियाशील बताए जा रहे हैं। प्रमुख जनजातियाँ संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार, ये प्रमुख जनजातियाँ हैं। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर सोमेश्वर श्रेणी देखने को मिलता है 875 मीटर। राज्य में सिंचित क्षेत्र 72.07 लाख हेक्टेयर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप कह सकते हो कि बिहार का सार हो गया जो आपको पता होना चाहिए। सड़कों की लंबाई यदि हम बात करें तो 2,09,549 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, बिहार में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय राजमार्ग का जो हिस्सा है वो 4% और 2.1% है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-27 है, जो ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता है, 787 किलोमीटर है। ठीक है, अब बिहार के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये NH-727A है, जो कि 4.5 किलोमीटर लंबा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगभग आप कह सकते हैं 68.80 लाख हेक्टेयर एरिया यहाँ का है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद इसमें जैसे बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो सबको पता होना चाहिए 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 92,358.40 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल 1,804 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो शिवहर है। ठीक है, इसके बाद फिर बात आ रही है प्रमुख धार्मिक केंद्र। ये सब पूछे नहीं जाते हैं, ये सबको पता है, इस पे नहीं जाना है। ठीक है, अब राज्य की विधायिका के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या क्या आपको याद रखना है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में? सबसे पहली बात कि भैया राज्य की विधायिका द्विसदनीय आपको देखने को मिलती है। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 243 देखने को मिलते हैं। विधानसभा में SC ST की आरक्षित जो सीटें हैं वो आपको SC की 38 सीटें और ST की 2 सीटें देखने को मिलती हैं। विधान परिषद सदस्यों को कुल संख्या 75 है यहाँ पे। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 देखने को मिलता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित जो सीटें हैं बिहार में 6 देखने को मिलती हैं। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है। जिलों की कुल संख्या की बात करें तो 38 जिला देखने को मिलता है। राज्य में प्रमंडल की बात करें तो राज्य में 9 प्रमंडल आपको देखने को मिलते हैं। अनुमंडल कितने हैं? 101 अनुमंडल हैं। प्रखंड कितने हैं? 534 प्रखंड हैं। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 8,058 हैं। ग्राम पंचायतें 8,058। राजस्व ग्राम कितने हैं? 45,103 राजस्व ग्राम हैं। जिला परिषद कितने हैं? 38 जिले हैं तो 38 जिला परिषद। नगर पंचायत कितने हैं? 154। नगर परिषद 88। ये कुछ फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नगर निगम बिहार में कितने हैं? तो 19 नगर निगम हैं। ठीक है, ये सब पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, इसको देख लीजिए। राजकीय मछली यहाँ की क्या है? देसी मंगूर। राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक के बीज बोध वृक्ष प्रतीक चिन्ह है। राजकीय फूल क्या है? यहाँ का गेंदा। राजकीय पक्षी कौन सी है? गौरैया। राजकीय पशु यहाँ पे कौन है? बैल। और राजकीय चिन्ह कौन है? बोध वृक्ष या पीपल यहाँ का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो राजकीय चिन्ह बोध वृक्ष या पीपल। भारत में प्रथम की बात हो रही है। ठीक है, भारत में प्रथम की बात हो रही है तो इसको देख लीजिएगा। ये PDF में दे दूंगा तो कुछ चीज़ें इसमें हैं जो देख लीजिएगा, हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति आज के समय में महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार विश्व में प्रथम, पहला गणराज्य है वैशाली, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन वैभवशाली नगर कौन सा है? पाटलिपुत्रा। प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? मुंगेर में खोला गया है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया अशोक थे। विश्व में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पटना निर्माणाधीन है, PMCH निर्माणाधीन है। विश्व का प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। ठीक है, बिहार में प्रथम की बात आ रही है, आइए देख लेते हैं। ये पूछे जाते हैं, कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे प्रथम गणराज्य कौन सा था? वैशाली।
दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? शेरशाह सूरी। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। इस बार G20 में बहुत इसकी चर्चा हुई है, इसलिए याद रखिएगा। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? इनका नाम है जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन रहे हैं बिहार के? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार के कौन रहे हैं? अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री बिहार के? भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बिहार के? महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड एम्स पटना से दीघा बीच तक 12.47 किलोमीटर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, अशोक चक्र प्राप्त बिहारवासी स्वर्गीय रणधीर वर्मा। बिहारवासी जो उप प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर जगजीवन राम। बिहार का प्रथम नगरपालिका कौन था? आरा नगरपालिका। प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र करमाटिया गांव मुंगेर। बिहार का कोयला क्षेत्र मंदार गांव भागलपुर। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। ठीक है, फिर बात आती है प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम महाकवि विद्यापति। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्चलाइट। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच। प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम हैं और उनके कई सारे उपनाम हैं यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किन नामों से जाना जाता था? देश रत्न और अजातशत्रु नाम से जाना जाता था। कुंवर सिंह को बाबू नाम से जाना जाता था। नागार्जुन को बाबा उपनाम से जाना जाता था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति नाम से जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण की बात करें लोकनायक के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की बात करें बिहार केसरी नाम से जाना जाता था। बाबू जगजीवन राम बाबूजी नाम से जाने जाते थे। जनार्दन प्रसाद सिंह जस्टिस ऑफ पीस के उपनाम से जाने जाते थे। तो ये उपनाम हो गए। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में खोला गया। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क भागलपुर में। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया। बिहार का प्रथम भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान भागलपुर। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान गया। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान एम्स। बिहार का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीहटा पटना में है, IIT पटना। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में निर्माणाधीन है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना। गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पहला कहाँ पे है? विक्रमशिला में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मंत्रिमंडल दिया गया। मंत्रिमंडल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, सबको पता होगा। अब यहाँ पे योजनाएं दी गई हैं, एक एक करके यहाँ से देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा और गंभीरता से देखना है इसको, सीरियस थोड़ा सा हो जाइएगा, रिवाइज करिएगा बस। पहला बोला गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है, आइए समझते हैं।
यहाँ पे बोला गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कई सारे प्रश्न बनेंगे और आप गलती करोगे यदि ध्यान से नहीं देखोगे। सबसे पहली बात, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यदि आपसे पूछता है कि भैया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, तब आप टिक करोगे 10 लाख रुपए। लेकिन समस्या कहाँ पे है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो योजना है केवल नए उद्यमियों के लिए है, केवल नए उद्यमियों के लिए यह योजना है। यहाँ पे समस्या कहाँ होगी, कहाँ पे आप गलती करोगे। अभी आपने देखा कि 10 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई इस योजना में विशेष रूप से कितना अनुदान प्राप्त किया जाएगा, इस योजना के माध्यम से कितना अनुदान दिया जाएगा, तब आप बताओगे 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा या फिर 50%, जो भी अधिकतम होगा वो अनुदान दिया जाएगा। ध्यान रखना है, अधिकतम सरकार दे कितनी रही है इस योजना में, प्रोत्साहन राशि कितनी दे रही है, 10 लाख रुपए दे रही है, ठीक है, 10 लाख। लेकिन जब बात आती है कि कितना यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा, तो वो है 5 लाख। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, अनुदान अलग है और प्रोत्साहन राशि अलग है, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यदि पूछ लिया जाए कितने दिनों में लौटाना होगा, तो 7 वर्षों में 84 समान किस्तों में ये आपको 5 लाख रुपए जमा करने होंगे, ठीक है। योजना किसके लिए है, योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी और युवा उद्यमियों के लिए यह योजना, ठीक है, पहला हो गया। अगला, ग्रामीण सौर प्रकाश योजना। ग्रामीण सौर प्रकाश योजना क्या है, ग्रामीण सौर प्रकाश योजना 7 निश्चय योजना के भाग 2 में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना के अंतर्गत आती है। इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जोड़ी गई है या इसका शुभारंभ किया गया है। इसके तहत सभी पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो ऊर्जा विभाग और पंचायती राज विभाग की है। इस योजना को 15 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था और इसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, ग्रामीण सौर प्रकाश योजना या मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना बजट आवंटन हुआ है, 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार में छात्रों के लिए शुरू की गई नई योजना है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है। इस योजना को 2 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का एक हिस्सा है। इस योजना के तहत ऋण का उपयोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण का उपयोग किया जाएगा। कितना दिया जा रहा है, इस योजना के तहत छात्र 4 लाख रुपए तक की ऋण उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना है, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितना रुपए दिए जा रहे हैं, 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना, यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे 38 ज़िले हैं, उन 38 ज़िलों के कुल 5500 ऐसे राजकीय विद्यालय, जो शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं या सहायता प्राप्त विद्यालय हैं या अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के कुल 5500, संख्या कितनी है स्कूलों की, 5500 है। इन्हीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनको शैक्षिक भ्रमण के लिए 20,000 रुपये प्रति विद्यालय दिए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दो चीज़ कि भाई प्रति विद्यालय कितना दिया जा रहा है, 20,000 रुपया, बजट में कितना आवंटन है, 11 करोड़ रुपया, 38 ज़िलों के कुल कितने विद्यालय इससे लाभान्वित होंगे, तो 5500 विद्यालय इस श्रेणी में हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात हो रही है कुशल युवा कार्यक्रम की। कुशल युवा कार्यक्रम आप जानते हैं 7 निश्चय कार्यक्रम में आर्थिक हल युवाओं को बल एक हिस्सा है उसी का। यह कार्यक्रम 15 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के सभी उम्मीदवारों पर लक्षित है और इसके लिए जो आयु सीमा है अलग अलग कैटेगरी में SC ST OBC और विकलांग लोगों के लिए 33 वर्ष 31 वर्ष और 33 वर्ष रखी गई है। जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, भले ही उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की हो या वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें है क्या, कुशल युवा योजना में है क्या, इसमें है कि जो युवा होंगे उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो युवा है कुशल युवा कार्यक्रम है इसमें युवाओं को कौशल युक्त किया जाएगा, सिर्फ इतना याद रखना है इस योजना में, ठीक है। बाकी और फालतू चीज़ें हैं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं। पटना मेट्रो परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है कौन सा देश निर्माण कर रहा है, तो इसमें जापान की एक कंपनी है जो इसको बना रही है। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे पटना रेलवे की बात हो रही है, मेट्रो की बात हो रही है, तो इसमें लागत पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 13,365.77 करोड़ और इसकी जो कुल लंबाई है वो 31.39 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है? बोला गया है कि एक नई छात्रवृत्ति योजना हम पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए शुरू कर रहे हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। इसके तहत 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किस कैटेगरी में? पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए। इस योजना में मान्यता प्राप्त और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इतना याद रखना है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1 लाख से 4 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है मुख्यमंत्री साइकिल योजना। बड़ी चर्चित योजना है। ऐसा बोला गया है कि जाम्बिया ने इस योजना को अपनाया है बिहार सरकार की इस योजना को देख करके। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत 9वीं में प्रवेश लेने वाले 9th में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को मुफ्त में साइकिल उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए 3,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब साइकिल खरीदने के लिए आपको 3,000 रुपये सरकार देगी। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना। आइए देख लेते हैं ये क्या है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना, इस छत्र योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। कौन कौन सी? पहला है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। क्या है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। यहाँ क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी अभियान, बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 तथा बालिका रक्षा गृह आदि कार्यक्रम समाहित किए गए हैं। योजना के माध्यम से बिहार सरकार UPSC और BPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाली बिहार की निवासी महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में क्रमशः 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये प्रदान करेगी। मतलब यह है कि यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, आप महिला कैटेगरी में हैं और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं BPSC की, तो आपको सरकार 50,000 रुपये देगी। और यदि आप UPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। वर्ष 2022 में इसका विस्तार सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए कर दिया गया। मतलब आज के समय में ये जो योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, इसके अंतर्गत सभी कैटेगरी की महिलाएं जो हैं वो आप कह सकते हो लाभान्वित होंगी, ठीक है। पहले इसमें सिर्फ SC ST की महिलाएं शामिल हुआ करती थी और OBC की। अब बात आती है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सरकार का प्रयास है बाल विवाह को कम करना, रोकना, और उसके अंतर्गत सरकार 5100 रुपये की सहायता करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है, अगला आपका आता है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना,
मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना में बात करें तो 2018 में प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य कृषि मशीनीकरण को छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचाना है। और इसके अंतर्गत क्या बोला गया है, हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से किसान घर बैठे कृषि उपकरणों की बुकिंग कर सकते हैं। योजना के तहत चयनित प्राथमिक कृषि साख समितियों को 15 लाख रुपए प्रति पैक्स 50% ऋण और 50% अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब 7.5 लाख रुपए ऋण और 7.5 लाख रुपए अनुदान के रूप में आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगला है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। आप जानते हैं इसमें क्या हो गया है, जो आपके विधायक हैं, जो आपके विधान परिषद सदस्य हैं, उनको अब अपने क्षेत्र में विकास के लिए 4 करोड़ रुपए तक के मिलेंगे। 4 करोड़ रुपए तक का वो सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अमृत भारत स्टेशन योजना। आप जानते हैं देश भर में 1275 रेलवे स्टेशन हैं जिनको आप कह सकते हो जिनका विकास किया जा रहा है, जिनको डेवलप किया जा रहा है, और बिहार के 50 स्टेशन इसमें शामिल किए गए हैं। तो सिर्फ संख्या याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उस पर हम ध्यान देंगे। जैसे चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, नीति आयोग की ये रैंकिंग है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको हम देखते हैं क्या बोला गया है। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में क्या बोला गया है, नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की जून 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इसमें क्या है, जून माह की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में शामिल कौन कौन से जिले हैं, खगड़िया, गया और वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास के लिए अररिया, स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए खगड़िया। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। 5 जिले किन किन क्षेत्रों में हैं। सबसे पहली बात कि समग्र रैंकिंग में 112 जिलों की समग्र रैंकिंग में खगड़िया का चौथा स्थान है। शिक्षा क्षेत्र में गया का स्थान दूसरा है। वित्तीय समावेशन में अररिया का स्थान तीसरा है और स्वास्थ्य और पोषण में खगड़िया का स्थान तीसरा है। तो समग्र रैंकिंग में खगड़िया तीसरा, स्वास्थ्य और पोषण में खगड़िया, समग्र रैंकिंग में खगड़िया चौथा और स्वास्थ्य और पोषण में तीसरा। साथ ही साथ शिक्षा में गया का दूसरा स्थान और वित्तीय समावेशन में अररिया का तीसरा स्थान है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इसमें बिहार के 13 जिले शामिल हैं। अब बात आती है अरवल महिला थाना की। अरवल महिला थाना के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अरवल महिला थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के टॉप 3 थानों में चुना गया है। तो अरवल महिला थाना का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोर्ट। सेल्फ म्यूट एवं डिजिटल कोर्ट ये क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। नाथनगर के नूरपुर में वरीय अधिवक्ता अनिल झा ने इसे बनवाया है। यहाँ से देश भर के कोर्ट की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी। बिहार में अपने तरह का यह पहला कोर्ट है। तो ये कहाँ पे बना है, भागलपुर में बना है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मणिपुर में याद रखिएगा, जो आपके यहाँ सत्ताधारी पार्टी है उसको मणिपुर में राज्य स्तरीय दर्जा मिल गया है और मणिपुर के साथ साथ उसको बिहार और अरुणाचल प्रदेश में भी राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय दर्जा के लिए 4 राज्यों में कम से कम मान्यता प्राप्त पार्टी होनी चाहिए। 3 राज्य हो गए हैं। यदि किसी और राज्य में यह जो है राज्य पार्टी का दर्जा पा जाती है तो ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। ठीक है, अब बात आती है समाधान यात्रा की। समाधान यात्रा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भैया कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो समाधान यात्रा 4 जनवरी 2023 को 44 दिन के लिए शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरुआत की गई थी, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से की गई थी और इसका समापन बेगूसराय में हुआ। तो समाधान यात्रा में सिर्फ इतना याद रखना है कि समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई। तो समाधान यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से की गई और समापन कहाँ किया गया, तो बेगूसराय में किया गया। सिर्फ इतना याद रखो। कितने जिलों को कवर किया गया, तो 38 जिलों को इसमें कवर किया गया।
चलो, विधान परिषद के अध्यक्ष 12वें कौन बने हैं? तो देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं ये विधान परिषद के 12वें अध्यक्ष बने हैं। विधानसभा का अध्यक्ष कौन है आपके यहाँ? तो अवध बिहारी चौधरी हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है विधानसभा की समितियाँ। उतना महत्वपूर्ण होता नहीं है, समितियाँ याद करना है तो राज्यसभा लोकसभा की समितियाँ याद करिए। ऑपरेशन क्लीन अप, ऑपरेशन क्लीन अप क्या है? ऑपरेशन क्लीन अप पुलिस में जो दागी छवि के अधिकारी हैं उनको खोज निकालने के लिए, उनको दंडित करने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप बिहार पुलिस ने चलाया है। फिर बात आता है पटना और दरभंगा ज़िले का नया गजेटियर, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि भैया 2 ज़िले हैं ऐसे। अब बात आती है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात हम कर लेते हैं क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या बोला गया है? बोला गया है कि वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से तो कम है। अपराध दर का राष्ट्रीय औसत जहां 268 है, वहीं बिहार का ये 150.4 है। अपराध दर का निर्धारण प्रति 1 लाख की आबादी पर दर्ज होने वाले मामलों के आधार पर किया जाता है। आईपीसी के तहत दर्ज आपराधिक मामलों में बिहार देश में 7वें स्थान पर आता है। तो 7वें स्थान पर किसमें है? आपराधिक मामलों में बिहार 7वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कई सारे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। जैसे दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल, दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, यह राज्य का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल होगा। इससे बड़ा अस्पताल गुरुग्राम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका आता है सबसे बड़ा ब्लड बैंक। तो सबसे बड़ा जो ब्लड बैंक है वो मुजफ्फरपुर ज़िले में है, ये आपको याद रखना है। रेड क्रॉस में, कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा और यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा बैंक होगा, ब्लड बैंक होगा। तो ब्लड बैंक सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर, याद रखने की ज़रूरत है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जा रही है तो याद रखिएगा बिहार के 2 संस्थान, पटना मेडिकल कॉलेज और पटना एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इन दोनों को जो है, इन दोनों को अपग्रेड किया जा रहा है। तो एक पटना में है, एक भागलपुर में है, तो दोनों को अपग्रेड किया जा रहा है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत 2 संस्थान बिहार के जो है चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, बिहार से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो जो पढ़ो अच्छे से पढ़ लो, बाकी टेंशन नहीं लेना है इसमें। ठीक है, अब जैसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बात की जा रही है, तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सिर्फ इतना याद रखना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का सरकार का लक्ष्य क्या है। सरकार क्या कहती है कि कब तक, किस वर्ष तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे? तो याद रखना है वर्ष 2025 तक सरकार सभी के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा देगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है श्रम 20 शिखर सम्मेलन। सिर्फ इतना पूछा जाएगा, श्रम 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपका जवाब होगा पटना। रिवर सिटी अलायंस, ये महत्वपूर्ण है। रिवर सिटी अलायंस क्या है? रिवर सिटी अलायंस के अंतर्गत बात हो रही है कि जो नदी के किनारे बसे शहर हैं उनको एक मंच पर लाना है जिससे नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्य किया जा सके। इसमें यदि हम बात करें तो बिहार के 14 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। तो सिर्फ संख्या याद रखिएगा कि बिहार के 14 शहर जो हैं वो रिवर सिटी अलायंस में शामिल किए गए हैं। चलिए, अब यहाँ पे कुछ सूचकांक है और उसमें बिहार की रैंकिंग है। तो जो नवीनतम आए हैं वो देख लीजिए। ठीक है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, याद रखिएगा बिहार का स्थान 16वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार का स्थान 16वां। स्वास्थ्य सूचकांक 2023 में बिहार का स्थान 19वां, बड़े राज्यों में अंतिम पायदान पे। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में याद रखिएगा बिहार अंतिम पायदान पे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 की बात करें तो पटना का 33वां स्थान। ठीक है, यह याद रखना है, बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां है। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है मुजफ्फरपुर। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बिहार 15वें स्थान पे। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान 35वां है।
निर्यात तत्परता सूचकांक, दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार का स्थान है 22वां। ठीक है, और बाकी यहाँ पे पुराने सूचकांक हैं। जो नवीनतम सूचकांक हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है और 33.76% लोग बिहार के गरीब हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे कम गरीब राज्य की यदि हम बात करते हैं तो केरल आता है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 की बात करें तो अंतिम स्थान पर बिहार आपका आता है। ठीक है, चलिए अब कृषि एवं आर्थिक घटनाक्रम को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात हो रही है गया में टेक्सटाइल पार्क की। तो याद रखिएगा, बिहार के गया में मानपुर के सादीपुर बाली घाट के समीप महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। तो गया में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना याद रखना है कि गया में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। कार्गो टर्मिनल कहाँ पे बन रहा है बिहार में? तो बिहार में कार्गो टर्मिनल जो है वो भागलपुर में बन रहा है। सिर्फ इतना फैक्ट याद रखिए। ठीक है, अब बात आती है औद्योगिक विकास रैंकिंग। क्योंकि ये पहली बार जारी की गई है इसलिए ये रैंकिंग अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या बोला गया है यहाँ पे? औद्योगिक विकास रैंकिंग में बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर ये जारी की गई है। क्या बोला गया है? 100 अंकों में सिवान 73.5 अंकों के साथ पहले और पटना 68 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी पहली बार जो इसके द्वारा औद्योगिक विकास रैंकिंग जारी की गई है उसमें 100 अंकों के साथ सिवान जो है पहले स्थान पे और पटना दूसरे स्थान पे है। तो उद्योग विभाग की जो रैंकिंग है सिवान पहले, पटना दूसरे पे है। अंतिम पायदान पे कौन है? तो बांका अंतिम पायदान पे है। ठीक है, अब इतना ही याद रखो। इसमें बहुत ज़्यादा याद करोगे तो समस्या हो जाएगी। इसके बाद बात हो रही है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहाँ बन रहा है? तो याद रखिएगा ये पटना में बन रहा है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे आप सब जानते होंगे। ठीक है, कि इसकी लंबाई सिर्फ याद रखिएगा, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे जो है इसकी लंबाई 695 किलोमीटर होगी और बिहार के ये 9 जिलों से होकर के गुजरेगा। तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे बिहार के 9 जिलों से होकर के गुजरेगा और इसकी लंबाई होगी 695 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि बहुत सारे जैसे कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया है बिहार को, तो आइए उसके बारे में कुछ देख लेते हैं खनन को लेकर के। जैसे बोला गया है कि गया और औरंगाबाद में ये जो ब्लॉक हैं वो दिए गए हैं और यहाँ पे क्योंकि निकिल और क्रोमियम पाया गया है तो ये आपको पता होना चाहिए। रोहतास, गया, औरंगाबाद, जमुई में कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ जो नए खोज हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसको बताओ। लीची की खेती करने वाले किसानों को जियो टैग। तो लीची के बारे में जब पूछा जाए तो मुजफ्फरपुर, और यदि पूछा जाए लीची उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन है तो बिहार में मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। अब बात आती है चौथा कृषि रोड मैप। चौथा कृषि रोड मैप में क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि चौथा कृषि जो रोड मैप है इसका कार्यकाल क्या रहेगा, कितने समय के? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए ये जारी किया गया है। कितने? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए जारी किया गया है और इसमें 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है और 1.6 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च करने की बात की गई है। तो विकासात्मक व्यय 1.62 लाख रुपए, 12 विभाग और 31 मार्च 2028 तक का इसका कार्यकाल रहेगा। अगला है PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना में बिहार का स्थान देश में पहला है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज में बिहार का जो स्थान है देश में पहला है। ठीक है, नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार, आप सब जानते होंगे। ठीक है, और राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला जा रहा है? राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है? तो याद रखिएगा बिहार में पटना में आमस दरभंगा 4 लेन राजमार्ग के समीप ये खोला जा रहा है। तो इसका जवाब क्या होगा? पटना।
100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद। इसके बाद फिर बात आती है इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट। इसके अनुसार पटना ने इस दौड़ में गुवाहाटी, जयपुर, लुधियाना को छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट में बिहार का जो स्थान है, बिहार के पटना को दूसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। मीठी क्रांति क्यों शुरू कर रही है बिहार में? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहर मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत की जा रही है और इसमें बिहार के 17 जिलों का चुनाव किया गया है। तो आपसे ऐसे सिंपल प्रश्न बनेगा कि बिहार में मीठी क्रांति को लेकर के कितने जिलों का चुनाव किया गया है? तो आपका जवाब होगा कि इसमें 17 जिलों का चुनाव किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कच्ची दरगाह बिदपुर 6 लेन केबल पुल। बिहार में बन रहे देश के सबसे लंबे एक्स्ट्रा डोज पुल कच्ची दरगाह बिदपुर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2024 तक पूरा हो जाएगा। इस पुल का निर्माण एशियन डेवलपमेंट बैंक की वित्तीय सहायता से हो रहा है। लंबाई कितनी है? 9.70 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला आता है बरनाहा नेपाल कस्टम यार्ड रेल लिंक। तो इसमें आपको याद रखना है बिहार के अररिया जिले के जोगबनी विराटनगर सीमा पार रेल लिंक परियोजना के तहत भारत नेपाल के बीच बथनाहा से जोगबनी नेपाल कस्टम यार्ड तक रेलवे लाइन जो है उस पर मालवाहक ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो गया है। ठीक है, चलो इसके बाद फिर बात आती है पीरपैंती की। सबसे पहले तो ये आपको याद रखिए, CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी। तो CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी है नालंदा डेयरी। तो याद रखिएगा, नालंदा डेयरी देश की पहली डेयरी है जिसने CAS मार्क प्राप्त किया है। पीरपैंती का बात आता है, भागलपुर का ये पीरपैंती स्थान है और पीरपैंती में क्या है? टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम, तो आप जानते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लागू कर दिया है। किसने? पटना ने लागू कर दिया है, तो पटना नगर निगम इसका उत्तर होगा। 2 नए एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट पूर्णिया और दरभंगा, इनको याद रखना है। ठीक है, मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पटना में आयोजित किया गया। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें आप पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट याद करो। बिहार सरस मेला 2022, सबसे पहली बात आयोजन कहाँ किया गया? पटना। और इस प्रकार का जब कोई मेला होता है तो वहाँ पे थीम महत्वपूर्ण हो जाती है। थीम याद रखिएगा, उद्यमिता से सशक्तिकरण। फिर बात आती है क्रूड ऑयल पाइपलाइन। क्रूड ऑयल जो पाइपलाइन है वो भागलपुर में गंगा नदी में सुरंग बनाकर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, क्रूड ऑयल पाइपलाइन से संबंधित है भागलपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर बात आती है GI टैग की। आप जानते हैं मरचा चावल को GI टैग दिया गया है और मरचा चावल के GI टैग मिलने से बिहार में GI टैग प्राप्त जो कुल कृषि उत्पाद हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? उनकी संख्या हो गई है 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, ध्यान रखिएगा, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में बिहार को समग्रता से बड़े राज्यों में 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुल राज्यों में बिहार को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। चौथा एयरपोर्ट हमने बता ही दिया, गया, पटना, दरभंगा और पूर्णिया। बात आती है बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। पूछा जा सकता है कि बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के लिए चलाई गई? तो याद रखना है, बिहार की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी उसकी बात करते हैं तो झारखंड के हटिया से पटना के बीच। ठीक है, हटिया से पटना के बीच बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आ गया है बिहार के बजट की, आइए देख लेते हैं। अब यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बिहार बजट की बात हो रही है, एक एक फैक्ट हमें देखना है। सबसे पहली बात कि किसने पेश किया? वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, 28 फरवरी को ये वित्त मंत्री थे।
इनके द्वारा ये पेश किया गया, ठीक है। और कुल बजट कितना है? 2,61,885.4 करोड़। तो 2,61,885.4 करोड़ का बजट पेश किया गया। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए जो कुल आवंटन किया गया वो किया गया 5,000 करोड़। तो 7 निश्चय 2 के लिए जो कुल आवंटन किया गया है वो 5,000 करोड़ रुपए का किया गया है। राजस्व व्यय कितना है? तो कुल राजस्व व्यय बताया गया है 2,07,848 करोड़ रुपए कुल राजस्व व्यय है, ठीक है। इसके बाद बात आती है पूंजीगत व्यय की। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो 54,037.40 करोड़ रुपए ये कुल पूंजीगत व्यय है। विकासात्मक व्यय की बात करते हैं तो 1,67,375.47 करोड़ रुपए ये कुल विकासात्मक व्यय पे खर्च किया जाएगा। गैर विकासात्मक व्यय पे जो बात की गई है वो बोला गया है 94,509.93 करोड़। इसके साथ साथ आपको बोला गया है आगे जो इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, अभी तक सिर्फ इतना याद रखिए, कुल बजट अमाउंट कितना है, सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कितना खर्च किया जाएगा, राजस्व व्यय कुल कितना है, इतना भी याद रखिएगा। बाकी हम बता रहे हैं और क्या याद करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि इस पे बहुत बवाल होता है तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त कितना धन हुआ है, तो 1,02,737.20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटा की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जब बात हो रही है राजकोषीय घाटा की तो बोला गया है 25,567.84 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि है आपका 8,58,928 करोड़ उसका मात्र 2.98% है। तो याद रखिएगा बिहार में जो राजकोषीय घाटा है वो जीएसडीपी का 2.98% है। बिहार में जो राजस्व घाटा है वो जीएसडीपी का 2.98% है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक ऋण का शेष जो है वो है 2,76,165 करोड़ रुपए जो कि जीएसडीपी का लगभग 32.15% है, ठीक है। तो ये दोनों आंकड़े आपको पता होने चाहिए। इसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे और दिया गया है, जैसे ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में कितना हिस्सा है, 8.7% हिस्सा है। और यह भी याद रखना है कि आगे 2023-24 में ये बोला गया है कि 8.64% रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या चीज़ें और याद रखनी है, इसको आपको याद रखना है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग विभाग हैं और उनमें कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है ये यहाँ पे दिया गया। जैसे शिक्षा पे बात करें, शिक्षा पे कितना खर्च किया जा रहा है, तो पूरे बजट में सबसे ज़्यादा आवंटन जो है वो शिक्षा को लेकर के हुआ है और शिक्षा पे जो खर्च है वो 15.45% शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ग्रामीण विकास विभाग की बात आती है। ग्रामीण विकास विभाग पे कितना खर्च किया जा रहा है, 5.90%। स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जा रहा है, तो स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है 6.48%, ठीक है। कुल बजट का 6.48% जो है वो स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है ऊर्जा विभाग पे कितना खर्च हो रहा है, तो कुल बजट का 4.41% खर्च हो रहा है। बाकी और कोई नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि स्कीम के मद में कुल कितना खर्च हो रहा है। जैसे शिक्षा विभाग पर स्कीम के मद में कितना खर्च हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि 22,210.35 करोड़ रुपये। स्वास्थ्य पे कितना खर्च हो रहा है, तो 7,116.55 करोड़ रुपए ये स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। लेकिन यदि आप प्रतिशत याद रखते हो ना तो अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि देखो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, यही 3 पूछा जाता है, ये 3 याद कर लो। शिक्षा पे 15.45%,
स्वास्थ्य पे 6.48% और ग्रामीण विकास पे 5.90%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको एक एक करके हमें देखना है जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है स्वरोजगार को लेकर के, यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, जिसमें अभी हमने पढ़ा था कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख ऋण के रूप में मिलेगा और 5 लाख प्रोत्साहन के रूप अनुदान के रूप में। तो ये आपका हो गया। और इसको लेकर के कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 800 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला जो देखना है वो ये देखना है कि कोई तलाकशुदा या प्रत्येकता मुस्लिम महिला है तो सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि पहले 10,000 मिला करती थी, अब उसको बढ़ाकर सरकार ने इस बजट में 25,000 कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बोला जा रहा है कि राज्य के 9 जिले हैं जहां पर नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा तथा 4 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल अलग से भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में बनाए जाएंगे। तो राज्य में 9 जिले हैं, ये आपको याद रखना है, जहां पे चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है कि सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार कजरा जो कि लखीसराय में है, पीरपैंती जो कि भागलपुर में है, यहाँ पे सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगी। तो कजरा और पीरपैंती आपको याद रखना है। आगे मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में बोला जा रहा है कि खादी मॉल स्थापित किया जाएगा और यहाँ पे इसके लिए 16.50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि खादी मॉल की स्थापना कहाँ की जा रही है? मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना की जा रही है। ठीक है, खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को। तो याद रखिएगा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। अगला पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा कितने, वन विभाग एवं मनरेगा दोनों को मिला करके कुल कितने वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया? तो कुल मिला के 3 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य वन विभाग और मनरेगा दोनों के मिल के रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात आती है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत। इसमें क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। इसके अंतर्गत हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्रथम चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा में ये खोले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको देखना है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे सरकार ने बजट में किया है। दूसरा, इंटरमीडिएट जो पास होती हैं लड़कियां, जो अविवाहित होती हैं, उनको 25,000 रुपये और यदि स्नातक उत्तीर्ण होती हैं, अविवाहित हैं, तो उनको 50,000 रुपये सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, फिर बात आती है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसको लेकर के बजट में 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में कितना रुपए बजट प्रावधान किया गया है? तो 400 करोड़ रुपए बजट प्रावधान किया गया है। सशक्त महिला, सक्षम महिला से संबंधित कितना किया गया है? तो याद रखिएगा 900 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए, सिंचाई का पानी पहुँचाने के लिए बजट में क्या आवंटन है? तो 600 करोड़ रुपए का आवंटन है। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखने की अमाउंट याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है 21.2%, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है 18.1% और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है 60.7%। मतलब राज्य का जो GSDP है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान कर रहा है वो तृतीयक क्षेत्र कर रहा है, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र कर रहा है और सबसे अंतिम स्थान पे है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है बिहार का प्रति व्यक्ति GSDP, बिहार का प्रति व्यक्ति GSDP, तो बिहार का प्रति व्यक्ति GSDP वर्तमान मूल्य पे है 54,383, स्थिर मूल्य पे है 34,465। याद रखना है। सबसे समृद्ध 3 जिले कौन से हैं?
पटना, बेगूसराय और मुंगेर सबसे समृद्ध ज़िले हैं। सबसे गरीब 3 ज़िले कौन कौन से हैं? शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी सबसे गरीब ज़िले हैं। ठीक है। बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत कितना है? 33.7% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो चीज़ें याद रखनी हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि से, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना, आपसे यदि पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना कितने ज़िलों में क्रियान्वित की जा रही है, तो आप याद रखिएगा कि यह 23 ज़िलों में क्रियान्वित की जा रही है। बिहार के 23 ज़िलों में ये क्रियान्वित की जा रही है। इसके साथ साथ बिहार के 15 ज़िलों में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसका नाम है बिहान। बिहान मोबाइल ऐप क्या है? डिजिटल कृषि सेवाओं के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं जिसके बारे में आर्थिक समीक्षा में जानकारी दी गई है। बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। एक सब्जियों के लिए, और सब्जियों के लिए जो स्थापित किया गया है वो चंडी में, और दूसरा फलों के लिए जो कि देसारी में स्थापित किया गया है। तो फलों के लिए देसारी में और सब्जियों के लिए चंडी में 2 उत्कृष्टता केंद्र भी बनाए गए हैं। ठीक है। चलिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया 2021-22 में राज्य में खाद्यान्न, अनाज और दलहन का कुल कितना उत्पादन हुआ, तो याद रखिएगा कुल 184.2 लाख टन उत्पादन हुआ एवं इसमें 6.2% की वृद्धि पिछले वर्ष से हुई है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किन जिलों में निवल बुआई क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका आता है भोजपुर जहाँ पे 81.69% है, और बक्सर है जहाँ पे 80.5% है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ पे है, तो आप बताएंगे सर्वाधिक फसल सघनता जो है बिहार में वो शिवहर में है, और सबसे कम जो है वो पूर्णिया में है। ठीक है। राज्य में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार क्या है? जो आप बोलते हो सारे लोग सीमांत किसान हैं ज़्यादातर, तो वो है 0.39 हेक्टेयर जो है ये जोतों का जो है औसत आप कह सकते हो आकार बिहार में देखने को मिलता है। और यह बताता है कि प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग 75% हिस्सा है। ठीक है। लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हुआ? आपको देखने को मिलता है लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन मुजफ्फरपुर में हुआ। ये आपकी आर्थिक समीक्षा बताती है, और आर्थिक समीक्षा कुछ और आंकड़े दे रही है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा मशरूम, बिहार में देश के सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन हुआ है। बिहार देश में सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन करता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में प्रमुख फसलों का उत्पादन और उत्पादकता दी गई। जैसे शीर्ष धान उत्पादक जिले कौन से हैं, तो धान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है रोहतास में भैया, दूसरे नंबर पे औरंगाबाद, तीसरे स्थान पे कैमूर। सबसे ज़्यादा धान की उत्पादकता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता है रोहतास, दूसरे नंबर पे औरंगाबाद, तीसरे नंबर पे अरवल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं उत्पादन में शीर्ष जिला कौन सा है, तो गेहूं उत्पादन में भी शीर्ष जिला रोहतास है, लेकिन यहाँ पे जब हम उत्पादकता की बात करेंगे तो उत्पादकता में पश्चिम चंपारण जो है वो आ जाता है शीर्ष पे। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो मक्का सबसे ज़्यादा कटिहार में उत्पादित किया जाता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर बात आती है दलहन। तो दलहन, यदि मक्का की उत्पादकता पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मक्का कटिहार में तो उत्पादित किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता है वो अररिया में देखने को मिलती है। दलहन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो पटना में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उत्पादकता इसकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा जहानाबाद में देखने को मिलती है। उत्पादन, उत्पादकता दोनों याद रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण पे है। ठीक है। शीर्ष आम उत्पादक जिलों में दरभंगा शीर्ष पर है। केला उत्पादक जिलों में मधुबनी शीर्ष पे है। तो एक एक फसलों के बारे में ये जो डिटेल दी गई है ये आपको पता होने चाहिए। अब उद्यम क्षेत्र की बात आ गई है, तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा एथेनॉल उत्पादन कहाँ से हुआ, किस चीनी मिल से, तो याद रखिएगा हरिनगर चीनी मिल से सबसे ज़्यादा जो है वो एथेनॉल का उत्पादन हुआ। अब यहाँ पे रेशम के बारे में बात की गई है, जो मैं बोला हूँ कि बिहार में पिछले सेशन में भी बताया कि बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, मलबरी, तसर
और इरी, 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। मलबरी रेशम उत्पादक जिलों में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आते हैं। मलबरी रेशम उत्पादक जिलों में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आते हैं। तसर रेशम उत्पादक जिलों में बांका, मुंगेर और नवादा आते हैं। इरी रेशम उत्पादक जिलों में मुजफ्फरपुर और बेगूसराय आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मलबरी रेशम उत्पादक जिलों में कौन कौन, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तसर रेशम उत्पादक जिलों में बांका, मुंगेर और नवादा। इरी रेशम उत्पादक जिलों में मुजफ्फरपुर और बेगूसराय आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अन्य प्रमुख लक्ष्यों को देख लेते हैं। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। पहला स्थान केरल और दूसरा पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक 5977 किलोमीटर बिहार में थी। सबसे ज़्यादा लंबाई पटना में देखने को मिलती है, सबसे कम शिवहर में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला बात किया जा रहा है सारण का। सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण किया जा रहा है। बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई कितनी है, 20.5 किलोमीटर है। अब बात हो रही है बिजली खपत की, कि बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है। तो याद रखिएगा 2021-22 में 329 किलोवाट आवर हो गई है। बिजली की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले 3 जिले हैं पटना, गया और मुजफ्फरपुर। सबसे कम खपत करने वाले 3 जिले हैं शिवहर, अरवल और शेखपुरा। ठीक है, बिहार में कुल उत्पादन क्षमता बिजली की कितनी है, तो 13,626 मेगावाट जो है ये उत्पादन क्षमता है। अब बात आती है कुछ अन्य स्वास्थ्य से जुड़े हुए तथ्यों की। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि पटना ज़िले में शहरी आबादी सर्वाधिक 44.3% है और उसके बाद मुंगेर में है और नालंदा में है। बिहार में जन्म के समय जीवन संभाव्यता जो है वो 69.5 वर्ष पुरुषों की है और 69.7 वर्ष महिलाओं की है। ठीक है, तो ये याद रखना है जीवन संभाव्यता। 2 चीज़ इसमें याद रखिएगा। सबसे पहले यदि पूछा जाए जीवन संभाव्यता है कितनी, तो 69.5 ओवरऑल। यदि इसमें से पुरुषों की पूछ लिया जाए तो 69.7, महिलाओं की पूछ लिया जाए तो 69.2। तो ओवरऑल कितनी है यही पूछी जाएगी, तो 69.5 आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, अब जनगणना संबंधी यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है, आइए उसको देख लेते हैं। जनगणना संबंधी जो डिटेल दी गई है इसमें कुछ तथ्यों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले जिलों की संख्या सबको पता है 38। जन घनत्व कितना है बिहार में, 1106। लिंग अनुपात कितना है बिहार में, 918। शिशु लिंग अनुपात कितना है, 935। ठीक है, शहरी जो जनसंख्या है वो कितना है, लगभग 11.3%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितना है, लगभग 88.7%। ठीक, अनुसूचित जात जनसंख्या कितनी है, लगभग 15.9%। ये तो हो गए डिटेल। अब इसमें कुछ चीज़ें और देख सकते हैं आप जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखने की ज़रूरत है, एक तो साक्षरता दर। बिहार में साक्षरता दर है 61.8%। ठीक है, अब पुरुष और महिला साक्षरता में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण साक्षरता याद रखिएगा ज़रूर 69.8 और शहरी साक्षरता 76.9। प्रजनन दर क्या है बिहार में, 3.2 प्रति महिला। बाल मृत्यु दर क्या है, 9 प्रति हज़ार। शिशु मृत्यु दर 35 प्रति हज़ार। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 36 प्रति हज़ार। ठीक है, नगरीय शिशु मृत्यु दर 31 प्रति हज़ार। तो ओवरऑल जो शिशु मृत्यु दर है वो है 35, गांव में ज़्यादा है, शहरों में कम है। जीवन प्रत्याशा अभी हमने देखा 68.9 वर्ष आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब उसी से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, आइए देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं यदि सेंसस से प्रश्न बनता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो 2 याद रख लो, काम चल जाएगा, पटना और पूर्वी चंपारण। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, शेखपुरा और शिवहर याद रख लो। ठीक है, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या।
अब बात आता है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले तो मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। तो यहाँ पे याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों में मधेपुरा शीर्ष पर है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों में अरवल का नाम आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है आपका गोपालगंज 1021। इसके बाद सिवान और सारण आते हैं। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में देखने को मिलता है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज में, सबसे कम बाल लिंगानुपात वैशाली में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे है? शिवहर में है और उसके बाद पटना में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में देखने को मिलता है। सर्वाधिक शहरीकरण पटना में देखने को मिलता है लगभग 43.1%। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर और बांका में देखने को मिलता है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? तो सर्वाधिक साक्षरता है रोहतास में, सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है बिहार का तीसरा हरित बजट। तो याद रखिएगा बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जो हरित बजट पेश करता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आर्द्र भूमियाँ दी गई हैं, जैसे वैशाली में बैरैला झील, सलार चौर, मिसरौलिया चौर, अफजलपुर चौर और पुरानिया चौर। सारण में मिर्ज़ापुर बहियार और आटानगर। सिवान में सुरैला चौर। पूर्वी चंपारण में कररिया मन, मोती झील और लाल सरैया। मुजफ्फरपुर में कोटिया शरीफ मन, मोनिका मन और बनीरा राही। बेगूसराय में एकम्बा वेटलैंड, कांबर झील और बसाई। समस्तीपुर में देवखाल चौर। दरभंगा में कानाल झील, कंसर चौर, दिघ लेक, हरारी झील। भोजपुर में भरवर वेटलैंड और चरखर वेटलैंड। बक्सर में कोलिया खाप। ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है भागलपुर जेल में हर्बल पार्क। आइए देख लेते हैं। बोला गया है कि भागलपुर के जुब्बा साहनी केंद्रीय कारागार में जो कैदी थे उन्होंने 25 किस्मों के जो औषधीय पौधे होते हैं उनका रोपण किया। तो ये पूछा जाए कि भैया किस जेल में हर्बल पार्क बना है, तो आपका जवाब होगा भागलपुर में। ग्रीन लॉकडाउन की बात यदि की जाए तो आप बताएंगे बगहा में ग्रीन लॉकडाउन जो है आदिवासियों ने 48 घंटे का रखा। हालांकि ये 400 वर्ष पुरानी प्रथा है जिसको बरना पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ग्रीन लॉकडाउन बगहा में। ठीक। इसके बाद बात आती है बाघों की संख्या की। तो बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर बाघों की जो संख्या है वो बढ़कर 56 हो गई है। फल्गु रबर डैम सब पढ़ते होंगे, सबको पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। गोगाबील याद रखिएगा, कहाँ पे है गोगाबील सामुदायिक रिजर्व? कटिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको भूकंप क्लिनिक, तो याद रखिएगा भूकंप क्लिनिक की जब हम बात करते हैं तो बिहार नेपाल सीमा के साथ साथ हिमालयी विवर्तनिक प्लेट के सहारे भूकंपीय दृश्य जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, इसमें से राज्य के 8 जिले शामिल हैं। तो 8 जिले जो भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं और 24 जिले हैं जो भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते हैं। 6 जिले हैं जो भूकंपीय क्षेत्र 3 में आते हैं और मधुबनी और सुपौल है जो भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं। तो इन सभी जिलों में जो है वो क्या किया जा रहा है, वो यहाँ पे भूकंपीय क्लिनिक जो है वो खोलने की बात की जा रही है। ठीक है। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि एनजीटी ने कितना जुर्माना लगाया है बिहार राज्य सरकार पे, तो 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी ने लगाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है राज्य का दूसरा चिड़ियाघर। तो राज्य का जो दूसरा चिड़ियाघर है वो अररिया में खोला जा रहा है। ठीक है। अगला आता है गंगा जल आपूर्ति योजना से किसको किसको फ़ायदा होगा, तो राजगीर, गया, बोध गया और नवादा को फ़ायदा होगा। तो ये 4 चीज़ें याद रखनी है। देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो देश में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वो है पूर्णिया। ये आपको याद रखना है। देश का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो पूर्णिया है। ये रिपोर्ट किसने दी है, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दी है। धान की सबौर किस्म की बात करते हैं तो ये तो आपको पता होगा। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि सबौर जो है ये किस फसल की एक किस्म है, तो आप बताओगे कि ये धान की एक किस्म है जिसको कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। कजरा और पीर पैंती के बारे में अभी हमने देखा था। ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे।
अब इसमें जो देखना है वो देखना है बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बिहार में हमें देखना है। और वन स्थिति रिपोर्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि बिहार में पहला वानिकी महाविद्यालय बन रहा है और बिहार का जो पहला वानिकी महाविद्यालय है वो मुंगेर में बन रहा है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का जो क्षेत्र है वो कुल मिलाकर 9,309 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो 2019 में था, लेकिन अब 2021 में बढ़कर हो गया है 9,722 वर्ग किलोमीटर। और इसमें 10.3% अब आप कह सकते हो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 10.3% पर वन और वृक्षाच्छादन आपको देखने को मिलता है। वन आवरण जो है वो है 73.80 7,380.79 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। और वृक्षावरण की जब बात करते हैं तो 2,341 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है और ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में बिहार में वन आवरण 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में बिहार में जो वृद्धि देखने को मिली है वन आवरण में वो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि बिहार के कुल वन आवरण का मात्र 4.5% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे अति सघन वन पाए जाते हैं। बिहार में कुल वनावरण में सबसे अधिक 3,762 किलोमीटर मतलब 51% जो है ये खुले वन हैं और उसके बाद 3,286 वर्ग किलोमीटर लगभग 44.5 ये मध्यम सघन वन देखने को मिलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप जानते हैं, यहाँ पे जो वन है ये आप कह सकते हैं कि सघन वन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है जो आपको पता होना चाहिए और यही डेटा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में? सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले ज़िले। बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा वनावरण कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास में, ठीक। न्यूनतम वनावरण सबसे कम शेखपुरा में, अरवल में और जहानाबाद में। इसके बाद बात आता है वनावरण में कमी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई? तो सबसे ज़्यादा कमी वनावरण में कैमूर में हुई। जहाँ सबसे ज़्यादा वनावरण था वहीं पर सबसे ज़्यादा कमी भी देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत वाले ज़िलों की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत कैमूर में देखने को मिलता है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत की बात करें तो शेखपुरा में देखने को मिलता है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? तो बांका में। सर्वाधिक कमी कहाँ दर्ज की गई? तो कैमूर में, ठीक है। बस इतना याद रखो। इसके बाद बात हो रही है 3D डोम स्क्रीन कहाँ लगाई गई है? तो पटना स्थित तारामंडल में, जर्मनी से मंगा के लगाई गई है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया, ये पेज 2 बार लग गया था, कोई बात नहीं। अब जो महत्वपूर्ण है उसकी हम बात कर लेते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत कुछ है, कुछ पोर्टल हैं, इनके बारे में हमने पहले भी देखा था, जैसे मौसम बिहार ऐप। मौसम बिहार ऐप क्या है? बिहार के लोगों को दूरभाष या मोबाइल ऐप के माध्यम से 5 दिन पहले मौसम की सूचना देने के लिए जो है मौसम बिहार ऐप लॉन्च किया गया है। बेफिक्र ऐप क्या है? जल संसाधन विभाग का है। बाढ़ और सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए एक विशेष ऐप है। फिलो पोर्टल किसका है? बिहार शिक्षा विभाग का है और इसमें 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। वंडर ऐप किसका है? स्वास्थ्य विभाग का है, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराने के लिए है। अगला है हायरिंग ऐप, किसका है? कृषि विभाग का है, हरित संयंत्र योजना से जुड़ा हुआ ये ऐप है। अगला इनका पोर्टल है जिसका नाम है ई-अश्विन पोर्टल, किसका है? बिहार सरकार का। किसके लिए? आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि सीधे खाते में देने के लिए, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, डीबीटी के लिए। इंद्रब्रज ऐप किसका है? आपदा प्रबंधन विभाग का है। 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के न्यूनतम 40 मिनट पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए है। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग का है, बिजली विभाग से संबंधित है।
दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग का है, इससे आप जो जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग का है, इसमें कैरियर काउंसलिंग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कैरियर काउंसलिंग के लेकर के ये ऐप है। चक्र मोबाइल ऐप किसका है? बिहार पुलिस का है, बिहार के सभी अपराधियों का डिजिटल डाटाबेस रखने के लिए है। अगला है वामिस ऐप किसका है? जल संसाधन विभाग का है, राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए है। अनमोल ऐप किसका है? स्वास्थ्य विभाग का है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जैसे ये नाम जरूर याद रखिएगा कि महावीर कैंसर संस्थान है, और महावीर कैंसर संस्थान की एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ऋचा चौहान। इन्होंने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए एक बायोमेकर की खोज की है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस शोध के लिए इन्होंने किस प्रोटीन को बायोमेकर के रूप में विकसित किया है? तो इसका नाम है सिटैक्सिन 3, STX3 प्रोटीन को इन्होंने इसके बायोमेकर के रूप में विकसित किया है। तो ये प्रोटीन का नाम और इन चिकित्सक का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हमने देख ही लिया। आगे बात आता है कुछ सांस्कृतिक घटनाक्रमों की, जैसे बाड़ावर महोत्सव। बाड़ावर महोत्सव पूछा जा सकता है कि भैया कहाँ से संबंधित है? तो आप बताएंगे बाड़ावर महोत्सव जहानाबाद से संबंधित है। ठीक है, जहाँ पे ये मनाया गया। अगला आता है दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये पटना में आयोजित किया गया। इसके बाद आता है प्रयाग हिंदी सम्मेलन, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा यह आयोजन मार्च 2024 में बिहार में किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? मार्च 2024 में। अभी स्थान का नाम यहाँ निर्धारित नहीं हुआ है। इसके बाद फिर बात आती है लोटस ब्लूम्स फिल्म। लोटस ब्लूम फिल्म्स क्या है? मुफ्त में दिखाई गई, कब? कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर इस फिल्म को दिखाया है। और लोटस ब्लूम फिल्म किस भाषा की फिल्म है? तो मैथिली भाषा की फिल्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है अमावा लाल किला। अमावा लाल किला ये कहाँ पे है? नालंदा में है, और इसको लाल किले के नाम से पूर्व में जाना जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो पूर्वी चंपारण जिले में की जा रही है, जहाँ पे विराट रामायण मंदिर बन रहा है। फिर बात आती है सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया? किस शहर में? छपरा में किया गया। कितने देशों ने प्रतिभाग किया? 21 देशों की फिल्में जो है यहाँ पे दिखाई गई। फिर 2 भाषाओं की बात आती है, हालांकि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको जाने दीजिए। ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आप बताओगे कि मुजफ्फरपुर में बागमती बांध पे किया जा रहा है। दूसरा पायलट बाबा धाम है, ये यहाँ पे क्यों चर्चा में है? ये पायलट बाबा धाम जो है ये सासाराम में है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखना है कि लखीसराय की नदी में मिली कुषाण कालीन मूर्ति। पूछा जा सकता है कि भैया कुषाण कालीन मूर्ति बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई? तो आप बताओगे कि कुषाण कालीन जो मूर्ति है बिहार में लखीसराय से प्राप्त हुई। ठीक है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये समारोह गया में आयोजित किया गया। ठीक है, अब इसके बाद खेलों की बात आ जाती है। अब यहाँ से प्रश्न कई सारे बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से ले लेना है। ठीक है, जैसे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की हम बात करें तो यहाँ पे याद रखना है कि बिहार ने 2 कांस्य पदक जीते। एक तो रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराया, दूसरा बिहार की नेटबॉल महिला टीम ने भी कांस्य पदक यहाँ पे जीता। ठीक, फिर बात आती खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। यहाँ पे बिहार ने 1 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य पदक प्राप्त किया है। याद रखना है बिहार के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन हैं? आकाश कुमार। इनका खेल कौन सा था? तलवारबाजी। ठीक है, इसके साथ साथ कबड्डी प्रतिस्पर्धा में बिहार की जो बालिका टीम थी, इन्होंने सेमीफाइनल में
हरियाणा से मुकाबला किया, लेकिन यह हरियाणा से हार गई और जिससे इनको कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक जो नाम एक महत्वपूर्ण आया है वो आकाश कुमार का नाम आया है। अब फिर बात आती है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, जिसका आयोजन जून 2022 में किया गया। बहुत पुराना है, नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम बड़े गेम होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बिहार के मुंगेर जिले के निवासी चंदन कुमार सिंह ने लॉन बॉल में भारत के लिए रजत पदक जीता है। तो इनका नाम चंदन कुमार, और कौन सा खेल था इनका? लॉन बॉल, और इसमें क्या जीता? रजत पदक इन्होंने जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर पावर लिफ्टिंग के बारे में नहीं जाना है। अगला आ जाता है आपका जूनियर एथलेटिक्स मीट, भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े आयोजन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो ये 2 बड़े आयोजन हैं। हाँ, इसको याद रखना। नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप डेफ वाला 65वां नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप जो था, इसमें अभिषेक कुमार थे जिन्होंने 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो अभिषेक कुमार का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी के बहुत सारे खेल दिए हैं, आपको यदि लगेगा तो आप इस PDF से देख के उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, इनको क्या पुरस्कार मिला है? तो इनको पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम आपको याद रखना है सुभद्रा देवी, जो कि मधुबनी की हैं और पेपर मेसी आर्टिस्ट हैं, और इनको भी पद्मश्री मिला है। इसके बाद 52 बूटी कलाकार हैं कपिल देव प्रसाद, इनको भी पद्म पुरस्कार मिला है। फिर बात आती है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, साहित्यिक पुरस्कारों में यदि हम बात करें तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार पूछा जा सकता है। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार में आपको याद रखना है कि अक्षय आनंद सन्नी हैं, इनका नाम है अक्षय आनंद सन्नी, और इनकी कविता संग्रह है जिसका नाम है ओल कतरा झोल कतरा। याद रखिएगा, ओल कतरा झोल कतरा किसकी कविता है? अक्षय आनंद सन्नी की, और इसको लेकर के इनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। मैथिली भाषा के ये कवि हैं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ 2022 में बिहार के 2 और साहित्यकार थे। एक थे सिवान जिले के जफ़र कमाली, जो कि उर्दू में लिखे थे हौसलों की उड़ान, और दूसरे थे मधुबनी के डॉक्टर बीरेन झा, जिन्होंने उड़न छू लिखा था, उसके लिए भी इनको पुरस्कार मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे अक्षय आनंद सन्नी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब बात आती है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए। इसमें मधुबनी के साहित्यकार हैं जिसका नाम है अजीत आज़ाद। अजीत आज़ाद का एक कविता संग्रह है जिसका नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी, और इसको लेकर के इन्हें 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बिहारी सम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाडा को दिया गया। इनका उपन्यास था पंचरंग चोला पहर सखीरे। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो ये PDF मैं आपको दे दूंगा। और एक नर्स हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, जिनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इनमें एक का नाम है सबरून खातूम और दूसरे का नाम है नाजनी परवीन। तो दोनों लोगों को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी बहुत सारे अवार्ड हैं, अब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये PDF आपको दे दूंगा, तो ये नोट कर लीजिएगा। प्रमुख व्यक्ति जो हैं जिनका निधन हो गया है उनके बारे में यहाँ पे दिया है, तो ये सब आप स्वयं से कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जैसे पूछा जाएगा काजल कर्ण के बारे में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि काजल कर्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का जो है ये मैथिली में अनुवाद किया है, तो इनका नाम याद रखना है। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें और याद रखना है, जैसे अभय कुमार सिन्हा हैं, इन्होंने जो है विधानसभा चुनाव जीता है रूस में, ऐसा बोला जा रहा है, तो इनका भी नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद फिर उदयकांत हैं। उदयकांत का नाम याद रखिएगा, इन्होंने एक जीवनी लिखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिसका नाम है अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ नाम हैं इसमें दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी बहुत कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। योजनाओं की जो चर्चा है अलग से संपूर्ण योजनाओं को मैं कवर कराऊंगा, तो वो वीडियो आज के बाद मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो पहले जा रही है। इसके बाद दूसरी वीडियो आपकी योजनाओं की मिल जाएगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।